हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। मेरा दूसरा वीडियो आपको लाया हूँ भारत परिषद अधिनियम 1861 से भारत सरकार अधिनियम 1935 तक। हम लोग इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे कवर कर लेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण सुधार हुए, जो भी चेंजेस हुए हैं, ये सब चार्टर, ये सब अधिनियम के अंतर्गत, वो हम लोग सभी देखेंगे। इसमें क्या है कि कोई भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं, ये कंप्लीट आपकी हो जाएगी डिटेल्स। कोई भी आंसर आप इससे आराम से आसानी से दे सकते हैं, ये कंप्लीट पूरे कवर हो जाएगा आपका। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, लेकिन उसके 3 साल बाद ही भारत परिषद अधिनियम 1861 लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आखिर भारत मंत्री का पद बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम, और भारत मंत्री का जो पद बनाया गया था, और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने एक रिपोर्ट दी भारत मंत्री को, जिसके कारण ये भारत परिषद अधिनियम 1861 लाने की जरूरत पड़ गई। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, क्या क्या नए नए कानून बनाए गए थे, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पहला चेंजेस किया गया था, वो था गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों के लिए कोई भी नए प्रांत का निर्माण का अधिकार दे दिया गया। नया प्रांत यानी गवर्नर जनरल कोई भी फिर नया प्रांत बना सकते थे, और नए प्रांत के लिए उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर की नियुक्ति कर सकते थे। प्रांत बना सकते थे और किसी भी पुराने या नए प्रांत की सीमा को परिवर्तित भी कर सकते थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। इस अधिनियम में दूसरा महत्वपूर्ण सुधार जो किया गया, उसमें केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकार से ज़्यादा अधिकार दिए गए। धर्म के मामले में, ऋण के मामले में, वित्त के मामले में, किसी भी मामले में हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए, प्रांतीय से भी ज़्यादा। इसमें एक और चेंजेस किया गया कि भारत परिषद को विधायी संस्था विधायी संस्था बना दिया गया, और उसे भारत में रहने वाले, चाहे वो कोई भी हो, ब्रिटिश नागरिक हो, भारत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोग हो, राज्य में जो राजा के अंतर्गत लोग रहते हैं वो हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार भी विधायी संस्था को दे दिया गया। इस अधिनियम में तीसरा सुधार किया गया कि गवर्नर जनरल के विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। उसमें कम से कम 6 और अधिकतम 12 व्यक्ति अब सदस्य रह सकते थे। और चौथा जो सुधार किया गया, वो गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने का अधिकार दे दिया गया, और जो वो अध्यादेश पारित कर सकते थे वो 6 महीने तक प्रभाव में रहता था। एक महत्वपूर्ण सुधार किए गए कि मद्रास और बम्बई की सरकारों को व्यवस्थापिका का भी अधिकार दे दिया गया। और एक चेंज किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी। इस अधिनियम द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार था, वो विकेंद्रीकरण, प्रांतीय विधायिका का और देश के शासन का ये विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया इस भारत सरकार अधिनियम 1861 के अंतर्गत। 1865 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई, और उसे किसी भी नए प्रांत के लिए या प्रेसिडेंसी के लिए एक नया प्रांत बना सकते थे, या उसके जो भी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता था। ये बस एक ही परिवर्तन है इसमें हुआ कानून के द्वारा। 1869 का अधिनियम, इस अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण आए थे, महत्वपूर्ण चेंजेस हुए थे। एक ही चेंज हुए थे, एक महत्वपूर्ण सुधार, या फिर बोल सकते हैं एक महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। जो भारतीय विदेश में रहते थे उनके लिए भी कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को अब दे दिया गया इस 1869 के अधिनियम के द्वारा। 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम में क्या चेंजेस हुए थे। इस अधिनियम में एक ही चेंज हुए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता था, और आखिर वही हुआ। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, उसे भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इस अधिनियम में 2 चेंजेस किए गए थे। एक चेंजेस किया गया कि भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार का अंतरण किया गया, और दूसरा भारत परिषद में एक 6ठे मेंबर की नियुक्ति की गई, 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई, और लोक निर्माण विभाग को उन्हें सौंपा गया। 6ठे मेंबर जो भी बनाए गए थे उन्हें लोक निर्माण विभाग को दायित्व दिया गया। 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम क्यों लाया गया। आखिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के सदस्यों ने नौकरशाही से संरक्षण की मांग की। जो नौकरशाही उस समय थी वो काफ़ी परेशानियां पैदा कर रही थी कांग्रेस के लिए, इसलिए कांग्रेस ने बोला कि हमें भी संसदीय संरक्षण मिलना चाहिए, और संसदीय संरक्षण और विधायी कार्यों में सुरक्षा के लिए, शासन प्रणाली में सुधार के लिए और संसदीय संरक्षण के लिए नौकरशाहों के विरुद्ध
आखिर ये 1892 का अधिनियम लाया गया। इसमें जो जो महत्वपूर्ण सुधार हुए थे हम लोग उसकी बात करते हैं। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। मद्रास, बम्बई और कोलकाता यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के लिए कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई और अवध प्रांत के लिए कम से कम 15 सदस्यों की नियुक्ति निश्चित की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। इसी अधिनियम में एक और सुनिश्चित किया गया निर्वाचन, और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के 2/3 सदस्यों का अब निर्वाचन के द्वारा नियुक्ति की जानी सुनिश्चित की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत अब निर्वाचन का अधिकार दिया गया। निर्वाचन क्या है, मतलब 2/3 सदस्य वो निर्वाचित होकर ही अब आ सकते थे। पहले क्या है कि उन्हें मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब निर्वाचन के द्वारा उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की गई कि वो निर्वाचन के द्वारा ही आ सकते थे 2/3 सदस्य। इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। और क्या वृद्धि की गई, वो किसी भी सार्वजनिक हित के विषय में अब प्रश्न पूछ सकते थे। बजट पर जो भी प्रश्न थे वो बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बातचीत कर सकते थे। लेकिन एक अधिकार जो उन्हें नहीं दिया गया वो था मतदान का अधिकार आखिर उन्हें नहीं दिया गया। और सिर्फ वो क्या है कि बजट पर बहस कर सकते थे और कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु मतदान करने का अधिकार उन्हें इस अधिनियम में प्रदान नहीं किया गया था। और आखिर देखा जाए तो भारत में संसदीय प्रथा का प्रचलन इसी अधिनियम द्वारा 1892 के अधिनियम द्वारा ही भारत में संसदीय प्रथा का प्रचलन हम बोल सकते हैं कि प्रारंभ होना शुरू हो गया था। भारत सरकार अधिनियम या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडलिमेंटो सुधार, ये अधिनियम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर जब ये 1892 का अधिनियम आ गया तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ कर दी। और इस नीति को प्रारंभ करने के बाद क्या है, भारतीयों में काफ़ी असंतोष हो गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का भी विभाजन कर गया, जिसके प्रति भारतीयों में और ज़्यादा रोष और असंतोष हो गया। और आखिर उसी के लिए फिर ये एक अधिनियम, ये एक सुधार लाने की बातचीत चलने लगी कि भाई कुछ सुधार होना चाहिए। और फिर उसके बाद ब्रिटिश में वहाँ पर क्या हुआ कि उदारवादी सरकार की स्थापना हुई। और आखिर उदारवादी सरकार की स्थापना हुई तो उन्होंने लॉर्ड मॉडले को भारत मंत्री और लॉर्ड मिंटो को वाइसराय बनाकर भारत भेजा। और इन दोनों ने आखिर एक रिपोर्ट पेश की जो मॉडले मिंटो सुधार, जिसे हम बोल सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, ये नाम दिया गया। भारत सरकार अधिनियम उन्हें नाम दिया गया, मॉडले मिंटो सुधार भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस या जो महत्वपूर्ण अधिकार भारतीयों को दिए गए थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस सुधार में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किए गए थे कि केंद्रीय परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, 60 तक की वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में 60 सदस्यों की वृद्धि की गई। और केंद्र ही नहीं, केंद्र के साथ साथ प्रांतीय सरकारों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। सभी में ये वृद्धि की गई भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। इसी भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत पृथक निर्वाचन व्यवस्था स्थापित की गई और विभिन्न धर्म, जाति, सभी समुदायों के अनुसार उन्हें विधान परिषद में संख्या सुनिश्चित की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद में सदस्यों को प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, आखिर इसी अधिनियम के अंतर्गत। और इसके साथ तो एक और सुधार किए गए थे, विधान परिषद में सामान्य और सार्वजनिक मामलों पर बहस करने के नियमों को बनाया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। तो इस अधिनियम के अंतर्गत इतने ही परिवर्तन इसमें किए गए थे। आखिर भारत सरकार अधिनियम 1909 ये मॉडले मिंटो सुधार के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1909 आखिर भारतीयों की मांग को पूरी करने में असमर्थ रहा और इसके कारण भारतीयों में फिर से असंतोष की भावना फिर से ज़्यादा बढ़, विद्रोह था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वो फिर से और ज़्यादा उत्पन्न हो गया। और आखिर उसी के सुधार के लिए ब्रिटेन ने कुछ नए विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया। 1909 में विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की और उसने एक सिफारिश की कि केंद्र में प्रांत में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं
उनकी शक्तियों को कम किया जाए और उसी विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों को कम किया गया। और लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल बने 1911 में और उन्होंने कुछ उदारवादी नीतियों को अपनाया और जिसके कारण भारतीयों में कुछ असंतोष कम हुआ। तो वो क्या क्या थी, पहला था बंगाल विभाजन को ख़त्म कर देना। 1911 में बंगाल विभाजन को ख़त्म कर दिया गया और फिर 1911 में बंगाल विभाजन को ख़त्म कर दिया गया और कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1913 में होम रूल लीग की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा और काफ़ी चेंजेस आते गए, जिसके कारण ये भारत सरकार अधिनियम 1919 लाने की ज़रूरत पड़ी। ये सब 1909 और 1919 के बीच में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे, काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियों को काफ़ी धक्का लगा। फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते हो गए, जिसके कारण अंग्रेज़ जो फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, उसमें भी उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आखिर 1916 और 1917 में एक मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें ये बताया गया कि अंग्रेज़ अब भारत में सक्षम नहीं है ये राज करने के लिए। इसी कारण पूर्व वायसराय के असफलताओं के कारण 1917 में चेम्सफोर्ड को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया और चेम्सफोर्ड और भारत मंत्री जो मोंटेग्यू थे, उन दोनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट बनाई और संयुक्त रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाने की ज़रूरत पड़ी। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हुए थे, उसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए थे हम लोग उसको बात करते हैं। आखिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, केंद्र में केंद्रीय और राज्यों में विधायी। इसमें विधायी जो थे उनकी सदस्य संख्या को 60 सुनिश्चित किया गया और केंद्र की संख्या को 1919 के भारत सरकार अधिनियम में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्य संख्या 60 सुनिश्चित की गई और केंद्रीय विधानसभा में जो केंद्रीय परिषद थी वो केंद्रीय परिषद में 134 सुनिश्चित की गई सदस्यों की संख्या। राज्य परिषद में जो 60 सदस्य थे उनका जो चुनाव किया जाता था वो उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जो राज्य सरकार को कर देते थे। राज्य सरकार को जो कर देते थे वो उन परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे और इसी में एक सुनिश्चित किया गया मुसलमानों और सिखों को उनके जनसंख्या के अनुसार उन्हें राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या उनकी निश्चित की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? अंग्रेज़ों ने जब 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया था, तब ये सुनिश्चित किया गया था कि वो एक समीक्षा करेगी, इससे देखेगी कि क्या क्या कमियां रह गई और वो सुधार करेगी। लेकिन ये बनने के बाद में भारतीयों में काफ़ी असंतोष रहा, वो और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि उन्हें और अधिकार दिए जाए और आखिर ये धीरे धीरे भारत सरकार अधिनियम की एक आधारशिला बनी उन्हें अधिकार देने के लिए। आखिरकार भारतीयों की और ज़्यादा अधिकारों की मांग के कारण ब्रिटिश संसद ने 1927 में साइमन कमीशन बना दिया और साइमन कमीशन बनाया तो सबसे उसमें एक ख़राब जो बात रही है, जो भारतीयों को सबसे ज़्यादा बुरी लगी, वो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस कमीशन में सभी के सभी सदस्य अंग्रेजी थे, जिसके कारण भारतीयों में और रोष आ गया। और भाई होगा क्यों नहीं, आखिर भाई भारतीयों को अधिकार कानून उसमें जो आयोग बने हैं उसमें कोई सदस्य बनाए ही नहीं गए, तो रोष तो बिल्कुल होना ही था और वही हुआ, काफ़ी रोष हुआ। और आखिर साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई 30 जून 1930 ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, फिर भी उसके कारण भारतीयों का संतोष कम नहीं हुआ। इसके बाद काफ़ी घटनाएं हुई जिसके कारण ये रोष बढ़ता जा रहा था लगातार और ये एक नए कानून की आवश्यकता लग रही थी कि नया कानून बनाया जाना चाहिए। और जिसके कारण ये है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बोल सकते हैं कि ये एक बेस आधारशिला बन रही थी कि आखिर एक कानून बनाया जाए। इसी बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम कानून बनाने की आवश्यकता काफ़ी पड़ गई। वो घटनाएं क्या क्या थी? पहली थी मोतीलाल नेहरू की एक 10 अगस्त 1928 को समिति गठित की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा और एक प्रतिवेदन दिया गया।
29 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों का प्रतिवेदन दिया गया। हम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुए। दूसरे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो जो 1931 में हुए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन मार्च 1932 में हुए। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में थे मार्च 1932 में। इसमें ब्रिटिश संसद में एक श्वेत पत्र भी प्रस्तुत किया गया अधिनियम के लिए, या फिर एक सुधारों के लिए बोल सकते हैं हम लोग। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश संसद के समक्ष, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार थे जिसे ब्रिटिश संसद ने माना, जिसका आधारशिला ही हम लोग बोल सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 पास करने में रही। और वो जो श्वेत पत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे वो क्या क्या थे, हम लोग उसके बारे में देखते हैं वो क्या क्या थे। इसमें अखिल भारतीय संघों का सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया और प्रांतीय संघों का, परंतु जो नरेश थे, जो राजा थे वहाँ राज कर रहे थे, उन्हें उनकी इच्छा पर ही छोड़ दिया गया। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 सूचियाँ प्रस्तुत की गई थी, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची थी उसमें 54 विषय थे, और जो तीसरी थी उसमें 36 विषय थे। आखिर समवर्ती सूची को 36 विषय दिए गए। श्वेत पत्र में ये सुनिश्चित किया गया देशी रियायतें अपने मन माफिक, यानी अपने मन के मुताबिक अगर वो हस्ताक्षर करती थी तो भारतीय रियासतें वो शामिल हो सकती थी भारत में। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसको विषयों को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय विषय और हस्तांतरित विषय। केंद्रीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को ही दिया गया, और हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार परिषद को दिया गया। परंतु जो अधिकार उन्हें दिए गए थे वो काफ़ी सीमित अधिकार थे। वो सभी पे जो कानून बना सकते थे, उसमें गवर्नर जनरल हस्तक्षेप भी कर सकते थे उस कानूनों पर। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसे हम उच्च सदन और निम्न सदन बोल सकते हैं। उच्च सदन या राज्य परिषद। उच्च सदन में कुल मिलाकर 260 सदस्य थे। 156 सदस्य ब्रिटिश भारत के और 104 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। केंद्रीय सभा में 375 सदस्य सुनिश्चित किए गए। इसमें 250 सदस्य प्रांतों से थे और 125 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। 5 वर्षों के बाद ये फिर से चुनाव की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, और इस कानून में प्रांतीय शासन के रूप में अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में 11 प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए। 1937 में जो चुनाव हुए उसमें 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी। एक प्रांत थे उसमें यूनियनिस्ट की सरकार बनी, और एक प्रांतों में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। टोटल 11 प्रांत थे, और 11 प्रांतों में ये अलग अलग सरकारें बनी। 1937 में जो सरकार बनी उसके अनुसार प्रांतों में जो विधान परिषद बनाए गए थे। 1937 में जो सरकार बनी उसके अनुसार 11 प्रांतों में जो अलग अलग सरकारें बनी, उसमें जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे हम लोग उसको बात करते हैं। मद्रास में सी राजा गोपालाचारी जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। बम्बई में बीजी खरे वो भी कांग्रेस की सरकार के थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रांत और बरार इसमें भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, और इसमें एनवी खरे को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में रविशंकर शुक्ल को इसमें मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में यहाँ भी कांग्रेस की सरकारें बनी। श्री कृष्ण सिन्हा को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस की तरफ से 1937 में। संयुक्त प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और गोविंद बल्लभ पंत को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। और BN दास यहाँ उड़ीसा में इन्हें मुख्यमंत्री, ये भी कांग्रेस के थे। तो इस तरह ये 6 जो कांग्रेस प्रांतीय विधानसभा में जीती थी, इन्होंने अपने 6 जगह पर मुख्यमंत्री बनाए। और इसके अलावा जो मिलीजुली सरकार थी 3 जगह पर, उसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। यहाँ पर डॉक्टर खान साहब जो मिलीजुली सरकार के थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। सिंध में मिलीजुली सरकार बनी, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो अल्लाह खान थे। बाद में उन्हें बदलकर बंदे अली खान को बनाया गया मुख्यमंत्री। असम में मिलीजुली सरकार बनी, और यहाँ पर सादुल्लाह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें गोविंद बारदोलोई जी ने मुख्यमंत्री बनाया गया सादुल्लाह जी की जगह पर। यूनियनिस्ट पार्टी जो एक जगह पर जीत गई थी, वहाँ पर
ये जीती थी पंजाब में, और पंजाब में जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो थे सिकंदर हयात खां। उन्हें पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया। और एक जो कृषक प्रजा पार्टी जीती थी वो बंगाल थे। बंगाल में फजलुल हक जी को मुख्यमंत्री बनाया गया कृषक प्रजा पार्टी की तरफ से। तो ये 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो चेंजेस किए गए थे, ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, हम लोगों ने उन्हें देखा है और हमने देखा है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या सुधार हुए। इसके बाद भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत रही। और फिर जो चेंजेस किए गए वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और इसमें आप कमेंट करिएगा कि ये वीडियो में आपको और क्या ज़रूरत है, क्या आप जानना चाहते हैं, इसमें क्या कमियां रह गई, ये भी आप बताइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो बने उसमें और ज़्यादा इसमें कवर कर पाऊँ, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ कि आपका कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। आप जो भी पढ़ाई करें, ये जो भी इससे जाने आप, वो किसी भी परीक्षा में वो सॉल्व कर पाए, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्नों को। और मेरी यही कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे पाऊँ इस अपने वीडियो के थ्रू। और ये आपका चैनल है, आप इस पर कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा जानकारी या जितनी ज़्यादा नॉलेज किसी के पास है वो उतना ही अच्छा हो। तब तक के लिए गुड बाय।